नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ, खेती किसानी की छोटी छोटी समस्याओं का निवारण लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं, लेकर आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है आपका अपना कृषि दर्शन। जी हाँ, इसमें हम बातचीत करते हैं खेती किसानी के एक ऐसे विषय पर जो कि बेहद महत्वपूर्ण होती है और उसके छोटे छोटे अंतरालों में जो समस्याओं का सामना आपको करना होता है, उन समस्याओं के निवारण के लिए हम लेकर आते हैं इस विषय से संबंधित उसके विषय विशेषज्ञ। तो किसान भाइयों, ऐसे ही आज एक खास विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं और आपको बताती हूं कि आज के कृषि दर्शन में हम बात करने वाले हैं श्री अन्न की खेती पर। जी हाँ, ये एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर यानी कि मिलेट्स वर्ष घोषित किया है और श्री अन्न हम सब के लिए बेहद खास भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी। अब इससे जुड़ी हुई जितनी भी खेती की बातें हैं वो सब हम आज करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और इस विषय पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं श्री मेदिनी प्रताप सिंह जी। आप प्रक्षेत्र प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में। मेदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी, तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे श्री अन्न की खेती पर और इस विषय पर विस्तार से बताने वाले हैं मेदिनी प्रताप सिंह जी। तो आइए शुरू करते हैं और आपसे पूछते हैं, अगर हम बात करें श्री अन्न की, तो मेदिनी जी आप हमें बताएं कि श्री अन्न आखिरकार होता क्या है और इसका क्या महत्व है। जी श्वेता जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर श्री अन्न या मोटा अनाज की उपयोगिता को बताते हुए आज देश के प्रति लोगों को जागरूक किया है कि मिलेट्स में क्या क्या खूबियां हैं। उसी के फ़ायदे को आज बताएंगे और जितनी भी इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनको हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं। जी, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी फसलें आती हैं तो वो भी हमें बताएं। जी, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः जो फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ जिसे कि हम रागी के नाम से जानते हैं, मादिरा जिसको हम सांवा के नाम से हम जिसे जानते हैं। जी जी जी। और इसके अलावा आपकी आती हैं चुआ है, कुट्टू है और कांगनी है और आपका चौलाई आती है। इसके साथ साथ में आपका जो कंगनी हो गया, मैंने जैसे बताया आपको। तो ये जो मुख्य मुख्य फसलें हैं, 8 से 10 फसलें जो आती हैं इसके अंतर्गत, ये आपकी श्री अन्न के अंतर्गत फसलें आती हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी फसलों के नाम हमें पता चले और इन फसलों के नाम अक्सर हम सुनते रहते हैं। और किसान भाई जो हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, किसान बहनें जो ये कार्यक्रम देख रही हैं, बहुत सारे लोग इसकी खेती भी करते होंगे, तो हम इस विषय में भी सवाल पूछेंगे। लेकिन अब जो मेरा अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत देश में श्री अन्न किस किस प्रदेशों में उगाया जाता है, ये हमारे किसान भाइयों को आप इसके बारे में जानकारी दें। भारत प्राचीन समय से ही मोटे अनाजों श्री अन्न की खेती करता चला आ रहा है। भारत देश में जो हमारे मुख्यतः जो उगाए जाने वाले प्रदेश हैं जो श्री अन्न की उगा रहे हैं इन फसलों को, उनमें से हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन प्रदेशों में मुख्य रूप से इनको उगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है, वहाँ पर भी आपका श्री अन्न की फसलों की खेती की जा रही है। जी, अगर आपसे ये जानना चाहें कि आपने जैसे इन सारे राज्यों के नाम लिए। जी सर, तो अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ जो है श्री अन्न की खेती की जाए। जी श्वेता जी, मध्य प्रदेश में जैसा कि श्री अन्न के अंतर्गत जो मुख्य फसलें हैं, ज्वार और बाजरा की खेती की जा रही है। तो ज्वार और बाजरा, जैसे कि हम भोपाल की ही बात करें, हम भोपाल में बैठे हुए, तो भोपाल में अभी तक जो एक आंकड़ा दिया गया है, लगभग 45 हेक्टेयर भूमि में ज्वार और बाजरा की खेती की जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग किसी जिले में 10 हेक्टेयर, किसी जिले में 50 हेक्टेयर, तो लगभग सभी जिलों में इसकी खेती की जा रही है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाले एरिया हैं, उन जैसा कि आपका यहाँ ललितपुर से लगा हुआ आपका इधर मध्य प्रदेश का जो भी एरिया आता है, उनमें जो है आपकी श्री अन्न की में ज्वार और बाजरा की खेती ज़्यादा की जाती है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और जब हम श्री अन्न की बात करते हैं तो जैसे कि श्री और अन्न, दो शब्दों को मिलाकर इस एक शब्द का निर्माण किया गया है। तो अन्न को जो है हम जानते हैं कि ये खाने योग्य जितने भी अनाज होते हैं उन्हें हम अन्न कहते हैं। और इसे श्री इसलिए लगाया गया है क्योंकि किसी भी शुभ चीज़ की शुरुआत
शुरुआत करने के लिए हम श्री का इस्तेमाल करते हैं, तो इस हिसाब से इसे हम श्री अन्न का नाम दे रहे हैं और दिया गया है। और श्री अन्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होता है, जिसमें बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। तो जब हम श्री अन्न की बात करते हैं मेदनी जी, तो मैं जानना चाहूँगी कि इसे उगाने के लिए भूमि को किस प्रकार तैयार किया जाए, वो हमें बताएं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि भूमि, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री अन्न के अंतर्गत जो फसलें आ रही हैं, उनमें सभी प्रकार की, भारत देश में जितने प्रकार की भूमियां हैं वो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। उसके साथ साथ ये आप देखेंगे ककड़ीली भूमि, पथरीली भूमि, पहाड़ी भूमि, ढालूनुमा भूमि और जो बंजर भूमियां हैं उनमें भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सूखा सहने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जितनी भी इस तरीके की जो पथरीली भूमियां हैं उनमें सभी जगह अच्छी तरीके से श्री अन्न के अंतर्गत जितनी फसलें आती हैं सभी को आसानी से उगाया जाता है। जी, यानी कहने का मतलब है कि इसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम अगर किया जाए तो भी ये फसलें अच्छा उत्पादन देती हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं सीता जी कि श्री अन्न के अंतर्गत जितनी भी फसलें पाई जाती हैं वो ज़्यादातर खरीफ के सीजन में लगाई जाती हैं, और खरीफ के सीजन में बारिश तो होती ही है। तो वैसे भी अगर जब कभी सूखा पड़ जाता है और बारिश नहीं होती है तो श्री अन्न के अंतर्गत जो भी फसलें जो हमने बताई हैं वो सभी बहुत आसानी से हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा, जो मैंने बताया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जो दक्षिण भारत का हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर श्री अन्न की खेती हम जो है रवि के सीजन में भी करते हैं। तो रवि के सीजन में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें जो है श्री अन्न में अगर 1 या 2 पानी भी मिल जाता है तब भी इसकी पैदावार अच्छी मिल जाती है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसमें उत्पादन भी जो है अच्छा मिल जाता है। जी, अगर मैं उत्पादन से संबंधित ये बात आपसे जानना चाहूँ कि श्री अन्न की जितनी भी फसलें हैं उनके उत्पादन की अगर हम वैज्ञानिक विधियों की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी वैज्ञानिक विधि होंगी जिन्हें अपनाकर किसान भाई और किसान बहनें अपना उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं, तो कुछ बताएं। जी, इसमें देखिए, जब हम वैज्ञानिक तकनीकी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि हम खेत की तैयारी करें। तो खेत की तैयारी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1 से 2 जुताई मिट्टी पलट हल से या कल्टीवेटर से अच्छी तरीके से कर दें। उसके बाद उसमें जो है पाटा लगा करके समतल कर दें। ये तो बात आती है भूमि की तैयारी या खेत की तैयारी की। उसके बाद जो सबसे वैज्ञानिक तरीका, जो मेन उद्देश्य होता है कि क्या हम कौन सी प्रजातियों का चयन करेंगे। तो इसमें हमारी जो प्रजातियां आती हैं, प्रजातियों में हम श्री अन्न में अलग अलग चीज़ें, जैसे हैं कि सब, क्योंकि मैं आपको कुछ जो मुख्य फसलें हैं उनकी मुख्य प्रजातियों के बारे में, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जैसा आप देखेंगे कि ज्वार की बात करते हैं हम, तो ज्वार की हैं, तो ज्वार की प्रजातियों के बारे में बताऊंगा। तो ज्वार की जो प्रजातियां हैं मुख्य CSH 5, CSH 9, CSH 15, CSH 16, CSV 35, जवाहर ज्वार 741 और जवाहर ज्वार 938, जो कि हमारा यहाँ पे आपका जबलपुर में जी, जो विश्वविद्यालय है वहाँ से, और जितनी भी मैंने जो प्रजातियाँ बताई ये आपका हर जगह पूरे भारत देश में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है जो कि बीज को किसानों को उपलब्ध कराता है। तो ये प्रजातियाँ उनको वहाँ से आसानी से मिल भी जाती हैं। या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से भी इन प्रजातियों को लिया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में भी उपलब्धता होती है इन प्रजातियों की। और उसके अलावा ज्वार के बाद जो हम कहते हैं बाजरा, तो बाजरे की भी हमारी यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं, बाजरे में पूसा हाइब्रिड बाजरा 23 और RHB 127, RHB 128, PNB 83, ये बाजरे की जो मुख्य प्रजातियां हैं ये हैं, जो कि मध्य प्रदेश में भी अच्छी तरीके से ये प्रजातियां उगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान जो हमारे लगे हुए एरिया हैं, इन सब महाराष्ट्र में इन प्रजातियों का अच्छा उत्पादन हो रहा है। ये हाइब्रिड हैं। आप देखते हैं कि पहले आप देखते थे कि बाजरे की फसल हमारी काफ़ी ऊंची होती थी, काफ़ी बड़ी, 6-6 फीट 7-7 फीट के पौधे होते थे और उसमें बाजरे में एक ही कल्ला आता था, मतलब एक ही शाखाएँ निकलती थी। अभी जो ये हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं इनसे, जैसे कि आप देखते हैं गेहूँ और धान में टिलर्स ज़्यादा होते हैं, कल्लों की संख्या होती है, तो उसी तरीके से इनमें भी कल्लों की संख्या होती है। तो इनमें जब कल्लों की संख्या अधिक होगी तो उसमें बालियां अच्छी आएंगी, जब बालियां अच्छी होंगी तो पैदावार अच्छी होगी। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, ये चर्चा जारी रहेगी। कार्यक्रम में इस वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का समय। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और श्री अन्न की खेती इस विषय पर बातचीत करेंगे।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, स्वागत है आपका पुनः एक बार फिर से आपके अपने कृषि दर्शन में। ब्रेक के बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम चर्चा जारी रखेंगे और यहाँ पर हम ज्वार और बाजरे के बीजों की किस्मों के विषय में बात कर रहे थे। तो अब मैं जानना चाहूँगी मेदनी प्रताप जी से कि अगर ये तो फसलों की बात हुई, लेकिन अगर चारे के बीजों की अगर हम बात करें, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कृषि का, तो कौन कौन से ऐसी किस्में होंगी जो कि चारे के फसलों को उगाने में मदद करेंगी, उनके बारे में कुछ बताएं। तो ज्वार के लिए जो हम चारे के लिए जो हम प्रजाति यूज करते हैं, जिससे कि बहुत फेमस है और सभी जगह ये बहुत ही उपयोगी प्रजाति है, MP चरी के नाम से एक फेमस है। तो MP चरी जो कि हमारे ज्वार की प्रजाति है, और पूसा चरी 23 करके जो कि हमारा पूसा में दिल्ली में IRI संस्थान है, वहाँ की प्रजाति है। ये पूरे भारत देश की बहुत ही प्रचलित प्रजातियाँ हैं। इनको किसान उगा करके 2 कट चारे के लिए 2 बार मतलब की बुआई करे और उसके बाद 2 बार वो चारे के लिए काट सकता है। तो ये ज्वार की प्रजातियां हैं। और इसी तरीके से बाजरे की जो है चारे के लिए प्रजातियां हैं, जैसे कि उसमें TS FB 17-7 करके है, तो वो प्रजाति जो बाजरे के लिए है, जो कि चारे की प्रजाति है। जी, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चारे की प्रजातियों के बारे में जाना। और एक और ख़ास बात यहाँ सामने आ रही है, मुझे लगता है किसान भाइयों के मन में अवश्य ये प्रश्न चल रहा होगा कि अगर बुवाई के समय की बात करें, हम खासकर श्री अन्न की बात कर रहे हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरीके के कई सारे श्री अन्न का हमने यहाँ पर बात की, जिक्र किया। तो अगर मैं मेदनी प्रताप जी आपसे ये जानना चाहूँ कि बुवाई का सही समय क्या होगा और इसके साथ साथ बीज की कितनी मात्रा जो है किसान भाई इस्तेमाल करें, तो थोड़ा हमें कुछ मार्गदर्शन दें। जी सुता जी, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से जब हम बात करते हैं कि उसमें हमें अधिक अन्न उपजाना है, क्योंकि हमारी लागत उतनी ही लगती है, तो हम अच्छी तरीके से उसमें करें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सही समय का प्रयोग करें। तो श्री अन्न के अंतर्गत जितनी भी फसलें हमने बताई हैं, उनकी सही बुआई का समय जो कि हमारे मानसून सीजन का होता है, यानी कि 15 जून से लेकर के 15 जुलाई का समय सही समय होता है जी इनकी बुआई का। अब हम बात करते हैं आपने इनकी बीज दर की कि कौन कौन सी कितनी मात्रा में चाहिए। तो सबसे पहले हम ज्वार की बात कर लेते हैं। तो ज्वार और बाजरा के लिए जो बीज दर होता है, लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनका बीज दर हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हमने जो मड़ुआ है, मादिरा है, सावा है, कुटकी है, कोदो है, इनका भी जो बीज दर, ये छोटी इनका बीज होता है, तो इसलिए इनका बीज कम मात्रा में लगता है, जो कि लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होता है। इसके अलावा एक मैंने बताया था चूआ या चौलाई, चौलाई का बीज दर और भी कम लगता है, क्योंकि चौलाई बहुत छोटा बीज उसका होता है, वो 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको डालते हैं। और किसान भाई इस चीज़ का और एक ध्यान देना है कि जब हम बीज को हम डालेंगे, तो क्योंकि बीज ये बहुत छोटा होता है, तो बीज की गहराई मात्र 2 से 2.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गहरे में हमें छोटे बीजों को नहीं डालना है। जी, यानी कि अगर बीज छोटे हैं तो उनके लिए गड्ढों की जो गहराई है उसे कम से कम रखें,
जी। और अगर बीज बड़े हैं तो हम गहराई ज़्यादा रख सकते हैं। वैसे जो थंब रूल कहता है, जो हम लोग कहते हैं एक साइंटिफिक तरीके से, कि जो बीज की जितना बड़ा बीज है उसका 2.5 गुना गहराई में बीज को बोना चाहिए। तो आप उसी हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी गहराई में बीज को बोना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई में बीज को बो देते हैं तो उसका जमाव कम हो जाता है और उसमें अच्छे कल्ले भी नहीं आते। जी, यानी कि अधिक उत्पादन आपको मिलेगा। और इस प्रकार से अगर आप इन वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करके बुवाई करेंगे किसान भाइयों, तो बिल्कुल जिस प्रकार से सर ने बताया कि आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और इससे आपको ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। और यहाँ पर अब हम एक और ख़ास प्रश्न लेकर आपके लिए आ गए। किसान भाइयों के मन में भी ये प्रश्न अवश्य चल रहा होगा कि अगर मृदा परीक्षण की बात करें, जिस प्रकार से हमने गड्ढों की बात करी, बीजोपचार की बात करी और तमाम तरीकों की वैज्ञानिक तकनीकों की बात करी, तो उसमें एक मृदा परीक्षण भी एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी कृषि का। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा परीक्षण के लिए पहले तो किसान भाई क्या करें, कहाँ जाएं, और इसके अलावा इसके साथ ही आप ये भी बताएं कि मृदा परीक्षण के बाद वो पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार से करें। जी श्वेता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी फसल के लिए मृदा में उर्वरा शक्ति होना आवश्यक है। तो जैसा कि आपने पूछा, तो सबसे पहला है कि मृदा का नमूना कैसे लें। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि मृदा का नमूना यदि किसान भाई आपको लेना है, तो मान लीजिए कि ये खेत है, खेत में आप जब जाते हैं मृदा का नमूना लेते हैं, तो हमें मृदा कभी भी एक ही जगह से नहीं लेना है। मृदा हम अपने खेत को रैंडमली 5 से 6 जगह ऐसे चुनाव करें कि जहाँ पर ना हम वहाँ पे मतलब कंपोस्ट का इकट्ठा कर रहे हो, जो हम गोबर डालते हैं एक जगह, वहाँ से हमें नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे बहुत अधिक नमी हो वहाँ से हमें मृदा का चुनाव नहीं करना चाहिए। जहाँ पे लगातार छाया बनी होती है वहाँ से हमें सैंपल नहीं लेना है। तो अब हमें लेना कहाँ से है? रैंडमली इन जगहों को छोड़ करके 5 से 7 जगह से आधा किलोग्राम मृदा को हम कैसे लेते हैं? ऊपर की 4 अंगुल मृदा को हटा करके और वी शेप बना करके खुरपी के द्वारा, वैसे जो सॉइल सैंपल कलेक्शन के लिए एक यंत्र होता है जिसे ऑगर कहते हैं, हम लोग उससे उसको लेते हैं। अगर किसान के पास वो नहीं है तो किसान भाई वी शेप खुरपी को ऐसे ज़मीन में डाल करके और एक बार में जो उससे मृदा आती है उसको इकट्ठा करेंगे और फिर उसको एक जगह रख देंगे। तो इस तरीके से मृदा निकाली हुई 5 से 7 जगहों से उनको सभी को एक जगह ला करके इकट्ठा करते हैं और उसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के बाद फिर जो है हम उससे जो पत्थर वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हटा देते हैं, उसको क्लीन कर थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिलाते हैं और फिर उसमें से आधा किलोग्राम उसी की मृदा को ले करके और उसको थोड़ा सा बारीक करके एक लिफाफे में भर करके उसमें उस खेत का, जो हम लोकल अपना खेत का नाम भी जानते हैं, किसान भाई अपने खेतों को नाम देते हैं, तो उस खेत का लोकल नाम या आप उसको जो भी आप रकबा के नाम से उसको अपना लिखना चाहते हैं उसको लिख दें, अपना नाम किसान लिख दें, अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये सैंपल बना करके पास के कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य के जो कृषि मृदा परीक्षण लैब हैं, जैसे कि यहाँ भोपाल में भी हैं, सभी जगह हैं, तो वहाँ पर किसान ले जा करके संबंधित व्यक्ति को उससे चीज़ें उसको उपलब्ध करा दे। तो किसान को जो मृदा का जो स्टेटस है उसका सॉइल हेल्थ कार्ड उसको बन करके तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके आधार पे जो है उसको पता चल जाएगा कि हमारे मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा है और उन पोषक तत्वों की किस तरीके से आगे हम भरपाई कर सकते हैं। जी, और ये सारी जो जानकारी है वो कृषि विज्ञान केंद्र से किसान भाइयों को बिल्कुल ठीक तरीके से मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी जानकारी हमें मेदिनी प्रताप सिंह जी ने दी आज इस विषय पर, जिसका नाम था श्री अन्न की खेती। और मुझे लगता है कि एक छोटा सा अंक काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने वाली बहुत सारी बातें हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे ख़ास मेहमान श्री मेदिनी प्रताप सिंह का जी, जो आज हमारे साथ आए और उन्होंने कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में समय हो गया है कृषि समाचार का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की और आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रमुख खबरों के साथ। उर्वरक पर सब्सिडी देगी सरकार, राजगढ़ कृषि ड्रोन प्रशिक्षण, कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण का आयोजन, फलदार पौधों के रोपण और रेस्ड बेड प्लांटर। सबसे पहले बात करेंगे उर्वरक पर सरकार सब्सिडी देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023 व 24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपए तय की गई है।
गत दिनों एक अहम फैसला लिया गया जिसमें कैबिनेट ने तय किया है कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले P&K उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। राजगढ़ जिले के किसान सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि आधुनिक खेती की तकनीकों से भी जुड़े। इस उद्देश्य के साथ कलेक्टर हर्ष दीक्षित के मार्गदर्शन में जिले के किसानों को कृषि ड्रोन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि ड्रोन की मदद से कीटनाशक और तरल उर्वरकों के छिड़काव से लेकर खेतों की सुरक्षा और निगरानी भी बड़ी आसानी से की जा सकती है। इसके इस्तेमाल से किसानों की मेहनत और संसाधनों की काफ़ी बचत होती है। यही कारण है कि कृषि ड्रोन की खरीद पर सरकार FPO कस्टम हायरिंग सेंटर एवं व्यक्तिगत किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा चयनित ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस हेतु प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं सेवा संस्था द्वारा कृषि ड्रोन प्रशिक्षण सब्सिडी एवं ड्रोन की तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाने हेतु कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया है। कार्यशाला में 4 कंपनियों द्वारा कृषि ड्रोन प्रशिक्षण में लगभग 50 किसान, जिसमें FPO और कस्टम हायरिंग सेंटर के किसानों ने प्रशिक्षण लिया। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम द्वारा गांव धामेडी, ब्लॉक पिपलौदा, जिला रतलाम में खरीफ फसल उत्पादन पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी DCR कांटवा द्वारा फसल उत्पादन पर विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि किसानों को भूमि की अच्छी तैयारी करके अच्छी किस्म के बीजों की बुआई करें। बुआई के समय विशेष ध्यान रखें, बीज उपचार जरूर करें, उचित बीज दर का उपयोग करें और 10 साल से पुरानी प्रजातियों का बीज के उपयोग ना करें। साथ ही खरीफ फसलों में अनुशंसित खाद एवं उर्वरकों का उचित उपयोग कर खेती का लाभ उठाएं। आदित्य प्रताप राठौर द्वारा किसानों का पंजीयन का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में धामेडी गांव के लगभग 29 किसानों ने हिस्सा लिया। फलदार पौधों के रोपण प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर BS किरार, डॉक्टर RK प्रजापति, डॉक्टर SK सिंह और डॉक्टर SK जाटव के साथ ही जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा में फलदार पौधों के रोपण के लिए लेआउट बनाकर गड्ढों की खुदाई मई के माह में पूर्ण करें। फलदार पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए एक निश्चित आकार का गड्ढा मई के महीने में खोद देना चाहिए। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किसान एवं मानव समाज को अधिक से अधिक फलदार एवं अन्य पौधों का रोपण करना चाहिए। रेज्ड बेड प्लांटर रेज्ड बेड पद्धति से रेज्ड बेड प्लांटर से सोयाबीन का, कपास, गन्ना एवं उद्यानिकी फसलों की बुआई 2 या 3 कतारों में बेड पर की जाती है तथा बेड के दोनों तरफ बनी नालियों से सिंचाई का पानी दिया जाता है। बेड की चौड़ाई 70 से 90 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। इस पद्धति में फ्लड इरिगेशन की तुलना में लगभग 30% पानी की बचत होती है। इस पद्धति में बुआई करने के पूर्व सिंचाई करने में सुविधा होती है। एक फसल के बाद दूसरी फसल की बुआई हेतु रेज्ड बेड को पुनः आकार देकर उसका उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति में बीज में 10%, खाद में 20% की बचत होने के साथ साथ समय एवं मजदूरी में भी बचत होती है। इसे 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर से चलाया जाता है। इसकी क्षमता 0.20 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हमने श्री अन्न की खेती इस विषय पर एक बहुत अच्छी चर्चा की मेदिनी प्रताप सिंह जी से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये अंक बेहद पसंद आया होगा और आपके साथ साथ सभी लोगों ने श्री अन्न के बारे में इतना कुछ खास जाना आज के हमारे विषय विशेषज्ञ से। हम अगला अंक लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे और ऐसा ही कुछ खास विषय लेकर आएंगे। तो आप तब तक के लिए जो है खेती किसानी और कृषि से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें नोट करके रखें, क्योंकि जब कार्यक्रम कृषि दर्शन आता है तो आपको उनसे संबंधित सभी सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं। इसी बात के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।